हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर जनरल केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से एक एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या होता है एक आयन, और आयन के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, दो टाइप के आयन्स होते हैं। एक होता है केटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और दूसरा होता है एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। ठीक है, केटायन कैसे फॉर्म होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायन फॉर्म होता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या फॉर्म होता है? तो एनायन फॉर्म होता है। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। और आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, उसके अलावा और भी टर्म्स थे जैसे कि आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। और लास्ट जो था वो था आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो? सेम हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और एक न्यूमेरिकल हमने किया था जो कि ये वाला है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर स्पीशीज मानी थी X2। उसमें कुछ डेटा दिया हुआ था, इतने प्रोटॉन्स है, इतने न्यूट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बेसिस पे हमें एक्स का रिप्रेजेंटेशन बताना था। हमने इसको सॉल्व कर लिया था। देखिए, आज एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसी टाइप का है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले देखें, आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से रिवाइज कर लें या समझ लें, क्योंकि इसकी तरह ही ये वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो देखें, एक क्वेश्चन है, hypothetical molecular species X2 2 plus. A hypothetical molecular species X2 2 plus contains 42 neutrons and 42 electrons. Full stop. Then find representation, या बोल सकते हो केमिकल, then find chemical representation of X. ठीक है, देखें, ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर X2 था और यहाँ पर X2 2 प्लस है। एक बार आप इसको फटाफट से ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्राई करो। तो देखिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखें कैसे इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, आपने किया होगा, देखें अब कैसे करना है। देखो, आपको गिवन है X2 2 प्लस। ठीक है, और X2 2 प्लस के पास बताओ कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 42। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 42। ये किसके पास है? X2 2 प्लस के पास है ना। बताओ, क्या X2 2 प्लस से क्या हम X बता सकते हैं क्या? नहीं ना, X2 2 प्लस से हम X नहीं बता सकते। हम X किसके थ्रू बताएंगे? X2 से बताएंगे। बोलो सही है? तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो स्पीशीज़ आपको गिवन है, ठीक है, उसके थ्रू अगर आपको न्यूट्रल स्पीशीज़ का रिप्रेजेंटेशन बताना है तो पहले आप उस स्पीशीज़ को किस में कन्वर्ट करें? न्यूट्रल में। ठीक है, अब देखो, इसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करना मतलब कि हमें क्या बताना है? हमें X2 के बारे में बताना है। बोलो सही है? ठीक है, अब देखें इससे X2 कैसे बताएं। बताओ, इस स्पीशीज़ के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। और बताओ, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी किसी स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, है ना। ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर चुका है, तभी उसके पास क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, बताओ, इसके ऊपर भी कितना चार्ज है? इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। बताओ सही है? 2 पॉजिटिव चार्ज। बताओ, 2 पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? कि ये स्पीशीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर चुके हैं पहले ही,
ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए फिर से समझें, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं ऑलरेडी, तभी जाके चार्ज आया होगा, है ना। चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 42, है ना। ध्यान रखना ये 42 इलेक्ट्रॉन्स कब है? जब ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका है ना। तो बताओ, अगर मैं इसका न्यूट्रल स्पीशीज X2 बताऊं, तो बताओ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप बता सकते हैं। बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद 42 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और होते तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 42 + 2 कितने होते? 44। बोलो सही है। तो देखो यहाँ हम इस X2 के लिए डेटा लिख रहे हैं। अब ये भी समझे कि X2 के लिए डेटा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखो भाई, अगर आप X2 का डेटा बता दोगे तो बताओ पूरे इसी मेथड से हम X बता पाएंगे फिर, ठीक है। तो देखें X2 के पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 42 तो न्यूट्रॉन्स होंगे ही, क्योंकि भाई चार्ज का न्यूट्रॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 42 + 2 40 कितने होंगे? 44 इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब देखें 44 हो गया, ये हमने X2 बता दिया कि X2 के पास 42 न्यूट्रॉन्स है और 44 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ अब हमें X के बारे में बताना है। बताओ अगर X2 के पास इतना है तो बताओ एक के पास क्या होगा? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 42/2 21, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 44/2 22। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक न्यूट्रल स्पीशीज़ के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना, एक न्यूट्रल के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, और वही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। तो देखो, जब हमें रिप्रेजेंटेशन बताना होता है तो हमें चाहिए होता है Z और A, ठीक है। देखो Z तो हमारे पास आ चुका है कितना? 22। और बताओ A अगर मुझे निकालना है तो आप साइड में यहाँ A कैलकुलेट कर लो। बताओ A क्या होता है? N + P। तो न्यूट्रॉन्स हैं 21 और प्रोटॉन्स हैं 22। बताओ कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। 22 + 21 कितना हो जाएगा? 43। बताओ आपके पास मास नंबर कितना आ चुका है? 43। और देखें, ये इस एलिमेंट X का क्या हो चुका है? केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। देखो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो कि इस X2 को आपने X+ और X+ में ब्रेक कर दिया हो ना, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। पहले X2 को उसके न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट करो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। बताओ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने लूज़ किए हैं? X2 ने लूज़ किए हैं। तो X2 को पहले न्यूट्रल में कन्वर्ट करो, फिर न्यूट्रल से X निकालने की कोशिश करो, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी करो, और फिर मैं आपको इसके ऊपर एक और ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए कॉपी करें। कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, तो लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखें एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वापस से मैं कुछ चेंज करूँगा और थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊँगा। तो आपको सॉल्व करना है। लिखें क्वेश्चन क्या है? हाइपोथेटिकल। देखो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? एक अज्यूम की हुई स्पीशीज़, ठीक है। एक अज्यूम कर रहे हैं, कोई ऐसी स्पीशीज़ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम एक अज्यूम करके एग्जाम्पल के तौर पे स्पीशीज़ लिख रहे हैं। हाइपोथेटिकल स्पीशीज़ y है, ये y, ठीक है। y3 नेगेटिव। हाइपोथेटिकल स्पीशीज़ y3 नेगेटिव contains 30 neutrons and 30 electrons. Then find the chemical representation of किसका? Y का, है ना। चलें फटाफट से ट्राई करें। आपको बहुत अच्छे से सोचना है, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करें। देखिए आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। देखो हमें दिया हुआ है y3 नेगेटिव, और y3 नेगेटिव के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 30 न्यूट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 30 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो सही है।
अब देखें, आपको तो न्यूट्रल वाई का रिप्रेजेंटेशन बताना है ना, तो देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो, आपको सबसे पहले इस y3 नेगेटिव को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसमें, न्यूट्रल y3 के अंदर, बोलो सही है। और उस न्यूट्रल y3 के अंदर जैसे आप न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बता दोगे, आप y भी बता दोगे, बोलो सही है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस y3 नेगेटिव को y3 में कैसे कन्वर्ट करें। अब देखो भाई, ये यहाँ पर इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, और 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, बताओ। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए हैं, बोलो सही है। और जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हुए हैं। बताओ, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस y3 ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है। मतलब अभी जो ये y3 माइनस 3 नेगेटिव लिखा हुआ है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है पहले से, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है ना। तो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के इस y3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 30 है ना भाई। 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, इसके पास एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो बताओ न्यूट्रल y3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो सोचो, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं तब 30 हैं, तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो बताओ कितने होते हैं, 27 होते हैं, बोलो सही है। और न्यूट्रॉन्स तो कितने होते हैं, 30 ही होते। बताओ y3 आ गया, अब y3 से हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y देखो, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ 3y के पास 30, तो भाई नॉर्मल मैथ्स तो बहुत सबको आती है। अगर 3y के पास 30 हैं तो बताओ 1y के पास कितना होगा, 30/3 यानी कि 10, और 27/3 यानी कि 9। यही हो गया हमारा z, और यही हो गया हमारा प्रोटॉन भी। तो बताओ, अब डायरेक्ट देखो भाई, मास नंबर 10 + 9, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 10 + 9 कितना, 19। और बताओ एटॉमिक नंबर z कितना, 9। और ये हमारा उस एलिमेंट y का रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, बोलो सही है। ठीक है, तो ये देखो हमारे ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं एटम, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पे बेस। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने पहले नहीं किए होंगे। ठीक है, तो पहली बार आप इन न्यूमेरिकल्स को देख रहे हो और बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है हमारे जनरल केमिस्ट्री चैप्टर का। ठीक है, और यहाँ से भाई हमने बोला था कि इस चैप्टर के अंदर बेसिक्स पढ़ेंगे, तो थोड़े बहुत बेसिक्स हमने फिर से कवर कर लिए, क्लियर कर लिए, और थोड़ा सा उस पे बेस्ड कुछ नए न्यूमेरिकल्स, नए टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है किस पे बेस्ड, हमारा टॉपिक है एटम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड। देखो, जैसे मैंने आपसे बोला था कि इस चैप्टर में हम धीरे धीरे इस चैप्टर के लेवल को बढ़ाएंगे और 11th की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, यानी कि हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। अब ऑल्दो ये जो टॉपिक है, इसको हम देखो, मैंने आपसे बोला कि इस चैप्टर में बेसिक्स बताऊंगा, तो ये जो टॉपिक हम इसके अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिक्स को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर के अंदर, जो हमारे 11th क्लास का चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन थोड़े से उसके मैं बेसिक्स यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही हम धीरे धीरे 11th के लेवल को ऑप्ट कर सकें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कैसा होता है एटम, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, डिटेल में तो हमें बाद में पढ़ना है इसके लिए, लेकिन हम यहाँ पर एक टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर भाई ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसके बाद जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक यही चलता रहेगा। ऑल्दो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डिटेल में तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो हमारे 11th क्लास का ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली डेफिनेशन से देखो, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है। बताओ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है ना। ऑर्बिट के अंदर तो वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। एक तो होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, देखें, द पाथ ऑन विच एन इलेक्ट्रॉन revolve around the न्यूक्लियस।
देखो भाई, ऑर्बिट क्या होता है कि वो पाथ जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है या रिवॉल्व करता है। मतलब देखो, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कल कर रहा होता है ना, चक्कर लगा रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जिस पाथ के अलोंग वो रिवॉल्व कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है हमारी क्या, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखें भाई, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। ऑर्बिट तो क्या है कि वो पाथ जिसके अलोंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है, देखें, रीजन अराउंड the region around the nucleus where chances of finding electron is maximum। देखें, एक होता है ऑर्बिट जो कि क्या होता है, जिस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पर होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, घूम रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भाई पॉसिबिलिटी है कि कहाँ हो सकता है। तो ऑर्बिटल वो स्पेस होता है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ध्यान रखना, ये दो डेफिनेशन हैं। ठीक है। और भाई न्यूक्लियस तो आप सभी जानते ही हैं। भाई न्यूक्लियस की अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ तो वैसे आप सब जानते हो, फिर भी चलो लिख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, देखें, लिखें, स्मॉल रीजन where all the positive charge of a small region where all the positive charge of atom present। ठीक है। न्यूक्लियस वो स्पेस है या वो रीजन है जहाँ पर एक एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स उसके अंदर है, और प्रोटॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस हो गई है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो मैंने अभी आपसे बोला था, नाम है उसका क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। अभी देखें, ये क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा। ठीक है। क्या करते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली क्वांटम नंबर्स। तो हम क्वांटम नंबर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी करो। तो चलिए लिखते हैं। देखें, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर which are required to determine the possible location of electron in an एटम। देखो क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, बेसिकली ये सेट होता है 4 नंबर्स का। ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है। देखें भाई, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अभी मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम क्वांटम नंबर को समझ सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको बता दूँ कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। लेकिन देर आर 4 क्वांटम नंबर्स। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। दूसरा, देखिए भाई नाम इनके समझ लें, ये प्रिंसिपल है, क्या लिख दिया हमने,
दूसरा है एजीम्यूथल। देखो अजीब सा नाम है ना, ठीक है, तो नाम को छोड़ें आप, तो लिखते हैं बस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ होता है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चार टाइप के क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखें ये चार क्वांटम नंबर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन के उस किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम लोकेशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखें एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इन चारों क्वांटम नंबर्स को आप, ये चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं बेसिकली आप ये समझें कि ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एटम के अंदर जैसे हमारा एड्रेस होता है ना, वैसे ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं। ये जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं, समझे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को कैसे, हम आप खुद से रिलेट करो, है ना। मान लो कि आप, भाई सब जानते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है ना, लेकिन मान लो आप किसी स्पेस से आए हुए कोई प्राणी हो जो धरती पर आ चुका है। ठीक है, अब बताओ आप अर्थ पर, आप जहाँ पर भी हो, बताओ आप अपने एड्रेस को कैसे बताओगे, ज़रा सोचो। आप अपना एड्रेस कैसे बताओगे, फुल मतलब कंप्लीट एड्रेस कैसे बताओगे। बताओ, सबसे पहले आप अपनी कंट्री डिफाइन करोगे, बोलो सही है। कंट्री के अंदर आप कौन से स्टेट में रहते हो, मान लो कि आप इंडिया में रहते हो ना, तो आप सबसे पहले कंट्री डिफाइन करोगे। ठीक है, फिर आप स्टेट को डिफाइन करोगे, फिर उस स्टेट के आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ये डिफाइन करोगे, और उस डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी आपका हाउस नंबर है, ठीक है, वो आप बता दोगे। बोलो सही है। तो आपको क्या चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर। वैसे ही ये चार जो चीज़ें हैं ना, उनके थ्रू हम एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। बस इस चीज़ को दिमाग में बैठाएं और हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। ठीक है, तो देखें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो इसको आप ट्रीट करो एक कंट्री की तरह कि भाई सबसे पहले आपको अपना एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले कंट्री बतानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके लिए। देखें, रिप्रेजेंट शेल क्या होता है जानते हैं आप, शब्द शेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो। रिप्रेजेंट शेल इन एन एटम, ये क्या करता है, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है समझें भाई, एक एटम के अंदर अलग अलग शेल होते हैं, आप सब जानते हैं। देखो इस तरीके से, आधा आधा बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ शेल्स होते हैं एटम के अंदर, काफ़ी सारे होते हैं। तो देखो आप इसको क्या बोलते हो, याद करो, आप इसको बोलते हो n=1, इसको आप बोल सकते हो n=2, इसको बोल सकते हो n=3। ऐसे ही काफ़ी सारे शेल्स होते हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, और एक और नाम से आप इनको जानते हो, के शेल, देखो याद होगा ये आपको, एल शेल, ठीक है, एम शेल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो शेल हैं, शेल एक एटम के अंदर, इनको हम कौन से क्वांटम नंबर के थ्रू बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू हम शेल्स के बारे में डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो आपको शेल के बारे में पता चल गया कि n जो है वो शेल को बताएगा। n=1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट। n=2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड शेल या फिर सेकंड ऑर्बिट। n=3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड शेल या फिर थर्ड ऑर्बिट। और इनको हम अल्फ़ाबेटिकली इनके नाम से भी जानते हैं। पहले शेल को हम के शेल बोलते हैं, ध्यान रखना, ये हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो n=1 जो पहला शेल होता है उसको हम के शेल बोलते हैं, दूसरे को एल बोलते हैं और तीसरे को एम, और ऐसे आगे तक हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया पहला पॉइंट कि n जो होता है वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, देख दूसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ n also represent, the value of n also represent, देखो ये और क्या बताती है, also represent size of shell, and energy of shell, also represent size of shell and energy of shell।
द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो रिप्रेजेंट द साइज ऑफ शेल एंड एनर्जी ऑफ शेल। इसका मतलब क्या है भाई, जो एन की वैल्यू होती है ना वो साइज ऑफ शेल के बारे में बताती है। भाई शेल का साइज़ क्या होगा, समझे कैसे, अगले पॉइंट में समझ में आएगा कैसे। द हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, द हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, greater greater will be the size, greater will be the size and एनर्जी। ठीक है, अब आप पूरा पॉइंट पढ़ें। द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो रिप्रेजेंट द शेल एंड एनर्जी ऑफ शेल। जितनी ज़्यादा, द हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा शेल का साइज़ होगा और उतनी ही ज़्यादा एन की क्या होगी, वैल्यू होगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहा है भाई, आपके पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 है। बोल रहा है कि बताओ इनको साइज़ और एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, कि बताओ कौन से शेल का साइज़ ज़्यादा होगा और कौन से शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से देखें भाई, इस पॉइंट को तो पढ़ ही लिया आपने, अब यहाँ से भी देखें। जो n इज इक्वल टू 1 है भाई उसका साइज़ छोटा है, n इज इक्वल टू का साइज़, n इज इक्वल टू 2 का साइज़ और बड़ा है, 3 का साइज़ और बड़ा है। मतलब आप समझें कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है शेल का साइज़ भी बढ़ता जाता है और एनर्जी भी बढ़ती जाती है। n इज इक्वल टू 1 सबसे कम इसका साइज़ होगा, इससे n इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा कौन होगा, साइज़ किसका होगा, 2 का, और 2 से ज़्यादा साइज़ किसका होगा, 3 का। सिमिलर ऑर्डर हम एनर्जी के लिए भी बोल देंगे कि n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी सबसे कम होती है और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है शेल की एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब देखें तीसरा पॉइंट। ठीक है, आप अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप इसको कॉपी कर लेना, पहले आप समझते चलें या आपका मन आप साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, ये शायद आप सब जानते भी हैं। ठीक है, मैं लिखवाने वाला हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। भाई मैं पूछता हूँ ये आपसे कि बताओ एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं। एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 इंटू एन स्क्वायर। आप बोल लो 2n स्क्वायर। एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको, 2n स्क्वायर। ठीक है, देखो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बता दूँ, देखो आप बोल रहे, अगर आप सोच रहे हो या नहीं भी सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो आप ये मत सोचना कि भाई शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर बाकी के पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो शेल के अंदर है लेकिन हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बताने वाले हैं। भाई आप समझो कंट्री के अंदर तो काफ़ी सारे लोग होते हैं लेकिन हमें तो किसी एक स्पेसिफिक का एड्रेस बताना है ना। तो ऐसे तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए इनकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये तो एक शेल के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर हम एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ शेल और हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखें आप ट्राई करें भाई, बताओ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 में बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 2। ये देखो ये चीज़ आपको याद होगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। सेकेंड शेल में कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 कितने होते हैं, 8। एन इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितने हो सकते हैं, 18। एन इज इक्वल टू 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2 32। तो देखो अगर आपको याद आ रहा हो तो ये आपने पढ़ा है ना कि n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 18, 2 8 18 32 है ना। ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। सेकंड में कितने हो सकते हैं, 8। थर्ड में कितने हो सकते हैं, 18। और फोर्थ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलें फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, अगले क्वांटम नंबर पे। तो देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा।
देखो मेरी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए मुझे साथ में बोलना भी पड़ रहा है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें लिखने के साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक। अब देखो हमारा आता है थर्ड देखें, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड देखें। जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है, सेकंड क्वांटम नंबर का नाम क्या था? हाँ, सेकंड क्वांटम नंबर का नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल भाई अजीब सा नाम है, ठीक है। और भी नाम होते हैं इसके एजीमुथल के अलावा। इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एजीमुथल बोल लो या सब्सिडरी बोल लो या फिर एंगुलर बोल लो, ठीक है। तीनों एक ही टर्म को बता रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, भाई एक चीज़ आप बताना कि जैसे एन की हर एक वैल्यू, एन स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की हर एक वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 यानी कि पहला शेल, n इज इक्वल टू 2 यानी कि दूसरा शेल, n इज इक्वल टू 5 यानी कि फिफ्थ शेल, ठीक है। जैसे n की हर एक वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही स्मॉल l की हर एक वैल्यू एक सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब देखो आप कंट्री से आप स्टेट में मूव कर चुके हो, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढना है तो सबसे पहले शेल पता करो, ठीक है। अब उस शेल के अंदर क्या होगा उसी की बात चल रही है। देखें, दिस quantum number represent this quantum number represent subshell. This quantum number represent subshell, यानी कि बेसिकली ये जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, भाई हम शेल के अंदर अगर जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? सबशेल। तो सबशेल के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। भाई अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो सबसे पहले शेल पता करो, फिर उसके अंदर कौन से सबशेल में है ये पता करो। तो सबशेल के बारे में डिटेल्स कौन देगा? एल देगा। देखें डिटेल्स कैसे मिलेगी। दूसरा पॉइंट समझे, ईच वैल्यू ऑफ L represent a subshell in a shell, ठीक है। देखो बेसिकली हम L के थ्रू किसके बारे में बता रहे हैं? सबशेल के बारे में। तो जैसे N की हर एक वैल्यू एक शेल को बता रही थी, वैसे ही L की हर एक वैल्यू एक सबशेल को रिप्रेजेंट करेगी शेल के अंदर। भाई शेल के अंदर ही तो सबशेल है ना, तो L रिप्रेजेंट अ सबशेल इन अ शेल, ठीक। तीसरे पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि भाई क्या होती है L की वैल्यूज़ फॉर a given value of n, there are n values। देखो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। there are n values of L which ranges from माइनस L, या ऐसे लिखो, माइनस L नहीं, which ranges from 0 to n-1, ठीक है। अब देखें, पहले आप स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है भाई, n यानी कि शेल। तो शेल के अंदर ही हम सब शेल ढूंढ रहे हैं ना। तो सपोज आपको बोला जा रहा है कि सेकेंड शेल n इज इक्वल टू 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ। तो भाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर n वैल्यूज ऑफ L। अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा। पहले ये स्टेटमेंट समझ लो, विच रेंजेस फ्रॉम 0 से n-1, कि किसी भी n के लिए, किसी भी शेल के लिए L की वैल्यूज़ कहाँ से क्या क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से n-1 तक हो सकती है, समझे। एग्जाम्पल देखें, सपोज आप n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो। n इज इक्वल टू 1 यानी कि पहला शेल। देखिए धीरे धीरे बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है। देखें
n इज इक्वल टू 1 पहला शेल है, तो पहले शेल के लिए उसके अंदर कितने सबशेल होंगे, क्या सबशेल होंगे, वो हमें l की वैल्यू से पता चलेगा। और l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 टू n-1। बोलो सही है। अब देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आपको l निकालना है तो n की वैल्यू पुट कर दो, तो 0 टू 1-1, यानी कि 0 टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, l की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, देखो l की हर एक वैल्यू एक सबशेल को बताएगी। तो देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या है, 0। तो l इज इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं s सबशेल। ठीक है, ध्यान रखना l इज इक्वल टू 0 एक क्या है, सबशेल है, और इस सबशेल का नाम क्या है, s सबशेल। ठीक है, अब देखें ऐसे ही n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी जब आप फॉर्मूला लगाओगे 0 टू n-1, तो 0 टू n-1 में आप n की जगह पुट कर दोगे 2, तो यानी कि 0 टू 1, 0 टू 1। तो देखो 0 टू 1 में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है, तो 0 एंड 1। देखो 0 टू 1 में ये तो आएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो देखो l इज इक्वल टू 0 एंड 1, n इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर l की दो वैल्यूज़ आ रही है, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर दो सबशेल होते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, 0 और 1। ठीक है, तो 0 को तो हम बोलते हैं s। अब देखो 1 आया ना, तो 1 है हमारा p सबशेल। ठीक है, ये सबशेल्स को वैल्यू असाइन की हुई है। जब भी l इज इक्वल टू 1 दिखे तो समझ जाओ p सबशेल है, जब भी l इज इक्वल टू 0 दिखे तो समझ जाओ s सबशेल है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, तो बताओ पहले शेल के अंदर तो सिर्फ s सबशेल होता है, और दूसरे सबशेल के अंदर s और p सबशेल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल के लिए भी ये बता सकते हैं कि थर्ड शेल में कितने सबशेल होते हैं। ठीक है, और उन सबशेल के नाम क्या होते हैं। तो देखो l इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 3-1, यानी कि 0 टू 2। तो बताओ 0 टू 2 में कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 0 को हमने कौन सा नाम दिया था, s सबशेल, 1 को हमने कौन सा नाम दिया था, p सबशेल, और यहाँ आया है 2, इस 2 को हम बोलते हैं d सबशेल। ठीक है, सब स्मॉल में है, d सबशेल। ठीक है, तो l इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोलते हैं, d सबशेल। और एक और कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू 4 कि फोर्थ शेल में कितने सबशेल होते हैं, तो 0 टू 4-1, यानी कि 0 टू 3। तो l हो जाएगा 0 1 2 3, s p d, और इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, f सबशेल। ठीक है, तो बस मैं 4 तक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है 4 के बाद 5 भी आएगा, तो 5 के लिए यहाँ पर 1 2 0 1 2 3 4 हो जाएगा। और ये देखो जैसे कि S P D F, तो उस वाले को अगले वाले को हम बोलेंगे, अब यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट कर देंगे, F के बाद G आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, तो इस तरीके से हम कर लेंगे उसको। ठीक है, ध्यान रखना, अगर n इज इक्वल टू 5 की बात चल रही है तो L क्या आएगा, 0 1 2 3 4 भी वहाँ पर आ जाएगा, और हम 4 को बोलेंगे G सबशेल, 5 को हम बोलेंगे H सबशेल, है ना। तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा वो अब अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास L की हर एक वैल्यू एक सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब आ जाओ इस स्टेटमेंट पे, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर n वैल्यूज़ ऑफ l। अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो n की जो भी वैल्यू है उतनी ही हमें l की वैल्यूज़ मिलेगी। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर n वैल्यूज़, मतलब जो n की वैल्यू होंगी उतनी ही वैल्यूज़ मिलेंगी किसकी, l की। देखें, बताओ n इज इक्वल टू 1, बताओ n की वैल्यू क्या है, 1, तो हमें l की सिर्फ एक वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। बताओ क्या यहाँ पर आपको l की सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है ना, और वो वैल्यू क्या है, 0, है ना। देखो n इज इक्वल टू 2, यानी कि l की दो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर n वैल्यूज़, जो भी n की वैल्यू है उतनी ही l की वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l की भी आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे। देखो मिल रही है 0 और 1, दो वैल्यूज़ मिल रही है l की, 0 और 1। बताओ दो वैल्यूज़ हैं तो n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 वैल्यूज़,
n इज इक्वल टू 3 के लिए 1 2 3 3 वैल्यूज़, n इज इक्वल टू 4 के लिए 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ मिल रही है ना। तो किसी भी गिवन नंबर ऑफ n के लिए उतनी ही वैल्यूज़ मिलेंगी, और उन वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, वो वैल्यूज़ 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से वो हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सबशेल के बारे में कि इन सबशेल का शेप कैसा होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें सबशेल का शेप भी पूछ लिया जाता है, शेप ऑफ सबशेल। तो हमारा अगला टॉपिक है, इसी के अंदर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर शेप ऑफ सबशेल, कि सबशेल का शेप कैसा होता है, ठीक है। सबशेल का शेप कैसा होता है, देखो ये इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने आपसे क्या कहा कि बस यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसी टॉपिक को, इन्हीं चीज़ों को हम आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बस मैं भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले ही हम और भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें ये थोड़ी बहुत चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, बस इसलिए हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि हम धीरे धीरे 11th पर भी मूव कर रहे हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी शेप की, शेप ऑफ सबशेल में एस सबशेल की, ठीक है। अब देखो एस सबशेल जो होता है, बेसिकली एस सबशेल स्फेरिकल होता है, ध्यान रखना शेप की बात चल रही है। तो जो एस सबशेल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। भाई अब स्फेरिकल तो इसी तरीके से बनाया जा सकता है कॉपी के अंदर, तो इस तरीके का क्या होता है, एक एस सबशेल होता है, ठीक है। ये हो गया एस सबशेल। अब बेसिकली आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ जो एस सबशेल है वो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है, बताओ स्फेरिकल है ना ये, तो बताओ ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, जरा आप मुझे बताओ स्फीयर की डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती है। स्फीयर तो कैसा होता है, स्फीयर नॉन डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखना, स्फीयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्फीयर तो पूरा गोल है भाई, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि एस सबशेल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये हो गया एस सबशेल। अब हम बात करते हैं किसकी, शेप ऑफ पी सबशेल। सेकेंड है पी सबशेल। देखो पी सबशेल कैसा होता है समझना, पी सबशेल जो होता है वो होता है डम्बल शेप, डम्बल, हाँ डम्बल से आपको जिम वाले डम्बल याद आ गए होंगे, है ना। हाँ तो वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखो इस तरीके से होता है पी सबशेल, ठीक है। देखो आपको साइड में से मोटा दिख रहा होगा ना, इसलिए इसको डम्बल शेप बोला जा रहा है। तो इस तरीके का शेप होता है किसका, पी सबशेल का, इस तरीके का पी सबशेल होता है, ठीक है। अब देखो डम्बल शेप तो हो गया, लेकिन बताओ अगर आपसे कोई बोले कि बताओ डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, बताओ क्या होगा। हाँ भाई डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल, इसको हम लिखेंगे डायरेक्शनल। अब देखो आपको समझ में आ रहा है ना, या तो ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया डायरेक्शनल, ठीक है। अब आता है कौन सा, डी सबशेल। देखें डी सबशेल, देखो भाई डी सबशेल भी पी सबशेल से मिलता जुलता है। ये होता है डबल डम्बल, इसका शेप कैसा है, डबल डम्बल। अब डबल डम्बल का मतलब कैसा है, देखो एक डम्बल ये वाला और एक डम्बल ये वाला, मतलब देखो जैसा पी है ना, बस 2 पी लगा दो एक साथ, तो ये होता है डी सबशेल, ठीक है, डबल डम्बल। अब देखो डबल डम्बल भाई डम्बल है तो डम्बल ही ना, तो ये भी कैसा होगा, डायरेक्शनल, ठीक है। और एक लास्ट रह जाता है फोर्थ, एफ सबशेल। एफ सबशेल देखो कैसा होता है। अब देखो मैं आपसे एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ डिस्कस करता हूँ भाई। एस सबशेल कैसा था, एस सबसे पहला स्फेरिकल था, फिर डम्बल हुआ, फिर डबल डम्बल होगा। अब देखो आप समझो कि डम्बल से डबल डम्बल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना, स्ट्रक्चर थोड़ी सी अजीब सी होती जा रही है ना। तो जो एफ सबशेल होता है ना वो बहुत अजीब सा होता है, उसकी शेप मतलब
देखो बना नहीं सकते, बहुत अजीब सा होता है, कुछ इस तरीके का ऐसा अजीब सा सबशेल होता है, तो इसलिए उसको बोल दिया जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है, अजीब सी शेप है, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो देखो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 4 सबशेल और 2 क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हमने कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर हमने ये सब पढ़ लिया है। तो देखो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आज का लेक्चर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा जो हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किया था, सबसे पहले तो हमने वो उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स किए, और हमने उसके बाद स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस लिखी, जैसे कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जहाँ पर मैक्सिमम होते हैं उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं कि बेसिकली अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो हमें 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को दिखाते हैं। 4 में से 2 हमने पढ़ लिए। सबसे पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। देखो स्मॉल n बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एक शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4, n की हर एक वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट करती है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है शेल का साइज़ और एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 × n²। ठीक, फिर हमने दूसरा क्वांटम नंबर स्टार्ट किया एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, भाई रिवाइज करते चलें, फिर आपको घर पे भी आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। अब देखो शेल के अंदर जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सब शेल मिलेगा। तो जो l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर वो एक शेल के अंदर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और l की हर एक वैल्यू एक सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने देखा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू 0 आ रहा था। अच्छा n की किसी भी वैल्यू के लिए l की रेंज क्या होती है, 0 से n-1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए l 0 आया था, n इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं, n इज इक्वल टू 2 के लिए l 0 और 1 आया था, n इज इक्वल टू 3 के लिए l जो है वो 0 1 2 आया था, और n इज इक्वल टू 4 के लिए 0 1 2 3 आया था। बोलो सही है। l इज इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं s सबशेल, l इज इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं p सबशेल, l इज इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं d सबशेल, और l इज इक्वल टू 3 को हम बोलते हैं f सबशेल। ठीक है, फिर हमने सबसे लास्ट में शेप को डिस्कस कर लिया कि कैसी शेप होती है इन सबशेल्स की। जो s सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है, p होता है डम्बल, d होता है डबल डम्बल, और f कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम यहीं तक रख रहे हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है हम इसको बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बस हम इन चारों क्वांटम नंबर्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पहले भी थोड़े बहुत काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमें काम में आ जाएंगे, तो अगर हम अभी पढ़ लेंगे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उनसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर तो हमें ये डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, तो बने रहें, ठीक है, पढ़ते रहें, रिविज़न करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।